नमस्ते दोस्तों, मनमोहक हिंदी कहानियाँ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी कहानी है सुनहरे भविष्य के सपने। आपको हमारी कहानी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नहीं, एक जोर की चीख मारकर महिमा उठ बैठी तो पास ही गहरी नींद में सोए पति आकाश भी हड़बड़ाकर उठ गए। क्या हुआ? कहीं दर्द है? कोई बुरा सपना देखा? मैंने देखा कि मैंने बच्चे की बजाय एक रोबोट को जन्म दिया है। क्या? आकाश ठट्ठा कर हंस पड़ा। तुम भी ना जाने क्या क्या कल्पना कर लेती हो, इसलिए कहता हूँ अभी अच्छा सोचो, अच्छा पढ़ो और अच्छा देखो। जरूर दीदी के यहाँ कोई ऐसी वैसी मूवी देखी होगी। बिल्कुल नहीं, दीदी ने मेरे खाने पीने, पढ़ने, देखने, हर चीज़ का तुमसे ज़्यादा ख्याल रखा। मैंने कहा भी मैं कोई छोटी बच्ची थोड़े ही हूँ। आप तो मुझे पिंटू की तरह ट्रीट कर रही हैं। पिंटू भी अब कहाँ बच्चा रहा है, 9-10 साल का हो गया होगा। अपना ख्याल खुद रख सकता है। नहीं, तुम गलत हो। खुद मैं भी कहाँ सही थी। मैं भी तुम्हारी ही तरह सोचती थी कि शुरू के 2-3 साल या फिर उसके स्कूल जाने तक बच्चे को संभालना होता है, फिर तो सब आसान हो जाता होगा। पर हकीकत में ऐसा नहीं है। कच्ची पौध की तरह उसे कदम कदम पर कभी छांव तो कभी धूप मुहैया करानी होती है। मैं तो यह देखकर हैरान रह गई थी कि दीदी जीजाजी की पूरी दिनचर्या ही पिंटू के इर्द गिर्द घूमती है। एक न एक हर वक्त पिंटू के आसपास बना रहे, इसलिए दीदी ने डे शिफ्ट ले रखी है तो जीजाजी ने नाइट शिफ्ट। पूरा दिन जीजाजी पिंटू को एक क्लास से दूसरे क्लास में लिए घूमते हैं। सवेरे स्विमिंग, फिर इंग्लिश स्पीकिंग, दिन में स्कूल, शाम को पियानो। अरे अरे, बच्चा है या रोबोट, कैसे करेगा बेचारा इतना सब कुछ। एक लंबी सी अंगड़ाई लेते हुए आकाश ने बीच में ही टोक दिया था। सॉरी, मेरी वजह से तुम्हारी नींद पूरी नहीं हो पाई। तुम चाहो तो वापस सो जाओ। लेकिन आकाश ने उठकर पर्दा खींच दिया था। वाह, तुम्हारी बदौलत इतना सुंदर दृश्य देखने को मिला। इससे पूर्व कि तुम्हें मॉर्निंग सिकनेस शुरू हो, मैं हम दोनों के लिए कॉफ़ी और बिस्किट लेकर आता हूँ। सो स्वीट, तुम्हारे इसी केयरिंग स्वभाव की वजह से मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। मैंने भी एक बात बताऊँ, खूबी और खामी हर इंसान में होती है। फ़र्क बस इतना है कि जो तराशता है उसे खूबी नज़र आती है और जो तलाशता है उसे खामी नज़र आती है। ऑफिस के आवश्यक कार्य की वजह से आकाश को लगभग पूरा सप्ताह ही शहर से बाहर रहना पड़ा था। महिमा की स्थिति को देखते हुए उसने उसे उसकी बड़ी बहन के यहाँ शिफ्ट कर दिया था। कल शाम ही वह टूर से लौटा था। दीदी के यहाँ डिनर कर दोनों रात में अपने घर लौट आए थे। कॉफ़ी के साथ बिस्किट खाकर महिमा काफ़ी बेहतर महसूस करने लगी थी। महिमा चहक चहक कर दीदी के साथ बिताए समय के बारे में बताने लगी। थम कर रह जाती है ज़िंदगी जब जमकर बरसती हैं पुरानी यादें। हम बहनों ने बचपन में साथ बिताया समय बहुत मिस किया। कैसे कह दूँ कि अब बचपन याद नहीं आता। क्या करूं, बड़े होने के बाद भी बचपन भूला नहीं जाता। बिल्कुल जिंदगी की किताब के वे पन्ने जो हमेशा खिलखिलाते हैं, बचपन की यादें ही तो समेटे होते हैं। आकाश सहमत था। पापा चूँकि प्रशासनिक सेवा में थे, इसलिए उनकी पोस्टिंग गांव कस्बों में ज़्यादा रही। कच्ची इमली, कैरी और सरसों के तेल में पके
गोभी, गाजर, शलगम, मूली के अचार हमने खूब खाए हैं। जहाँ भी पापा की पोस्टिंग होती वहाँ नए सरकारी आवास में सामान बाद में जमता। पहले हम बहनों के लिए पेड़ पर झूला बन जाता। पकड़म पकड़ाई, ऊंच नीच, रस्सी फांदने में कोई हमारा हाथ नहीं पकड़ सकता था। प्राइमरी मिडिल क्लासेस तो हमने ऐसे हंसते खेलते ही पास कर ली थी। तो फिर बेचारे पिंटू पर इतना प्रेशर क्यों? आकाश ने बीच में ही सवाल दाग दिया। मैंने भी दीदी से यही कहा था। वे भी चाहती हैं कि पिंटू उन्मुक्त बचपन जिए, उस पर पढ़ाई का प्रेशर ना हो। एक माँ हर दर्द बर्दाश्त कर जाती है, पर बच्चे की जरा सी तकलीफ से टूट जाती है। लेकिन उनकी भी मजबूरी है। आजकल प्रतिस्पर्धा इतनी ज़्यादा है कि पिंटू से यह सब नहीं करवाया गया तो वह अपनी उम्र के अन्य बच्चों से बहुत पीछे रह जाएगा। तब उसमें जो हीन भावना आएगी उससे उसका मानसिक विकास कुंठित हो जाएगा। लेकिन बच्चे से उसका बचपन छीनना कहाँ की समझदारी है। उड़ने दो परिंदों को अभी शौक हवा में, फिर लौट के बचपन के ज़माने नहीं आते। आकाश अभी भी सहमत नहीं हो पा रहा था। खुद तुम पिंटू की व्यस्त दिनचर्या देखकर इतनी दहशत में आ गई हो कि तुम्हें इतना भयावह सपना आया। मैं तुम्हारी बात से सहमत हूँ, किंतु दीदी की मजबूरी भी मैंने अपनी आँखों से देखी है। दोनों पति पत्नी शादी विवाह, मुंडन आदि पारिवारिक उत्सवों में जाना लगभग भूल ही गए हैं। दीदी बता रही थी कि गत वर्ष ननद के बेटे के मुंडन के लिए 2 दिनों के लिए वे लोग आगरा गए थे। 2 दिन और आने जाने में लग गए। जाने के उत्साह और लौटने के बाद वहाँ की मौज मस्ती में पिंटू की 7 दिनों की पढ़ाई चौपट हो गई। परिणाम स्वरूप सेकंड टेस्ट में कुछ नंबरों से पिछड़कर वह सेकंड से 4th रैंक पर आ गया था। क्लास में हर आधे नंबर पर रैंक बदल जाती है। इसके बाद पूरे साल मेहनत करवाने के बावजूद वह रैंक कवर नहीं कर पाया। आकाश गंभीर था। मैंने कहा भी कि दीदी, नंबर गेम में उलझना ज़्यादा मायने नहीं रखता। बच्चे की मासूमियत जिंदा रहनी चाहिए, उसका बचपन यादगार होना चाहिए, जैसा कि हमारा है। बिल्कुल सही कहा तुमने, पर बहुत सी चीज़ों को समझने के लिए दृष्टि से ज़्यादा दृष्टिकोण की ज़रूरत होती है। दीदी का तर्क भी उतना ही न्याय संगत था। कहने लगी, कल को पिंटू औरों से पिछड़कर कुछ बन नहीं पाया तो बड़े होकर हमें ही दोष देगा कि हमने उस पर ध्यान नहीं दिया, उसे समुचित ट्यूशन, महंगी किताबें उपलब्ध नहीं करवाईं, रिश्ते नाते निभाने के चक्कर में उसकी पढ़ाई चौपट कर दी। कहेगा वह बहुत कुछ बन सकता था, पर हमारी लापरवाही की वजह से उसका करियर बनने से पूर्व ही बिखर गया। वैसे भी पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जाके पैर ना फटी विवाई, वो क्या जाने पीर पर आई। कल जब यही समय तुम पर आएगा तब देखती हूँ तुम क्या करती हो। चुनौती जैसी बात हो गई है तो मैं तो यह सोच कर ही कांप जाती हूँ कि जो अभी पैदा ही नहीं हुआ है, यानी कि हमारा बच्चा, वह जब पिंटू की अवस्था तक पहुँचेगा तब तक प्रतिस्पर्धा इस मुकाम तक पहुँच चुकी होगी। हम उसके साथ अपना बचपन जिएंगे या वह पैदा होते ही हमारे साथ बूढ़ा हो जाएगा। अचानक आकाश की नज़र दीवार घड़ी पर गई तो वह चौंक कर उठा। अरे, बातों बातों में 9 बज गए। बच्चे पढ़ने आते होंगे, तैयार हो जाओ। सप्ताह भर की छुट्टियों की कसर भी निकालनी होगी। महिमा का चेहरा लटक गया। फिर से वही बोरिंग रूटीन शुरू। सोचते हुए वह बाथरूम में घुस गई।
नहाकर बाहर निकली तो नज़र अपने सूटकेस पर पड़ी। अभी तो दीदी के यहाँ से लाया सूटकेस भी खाली करना है। सूटकेस खोलते ही उसकी नज़र ऊपर रखी चंपक कॉमिक्स पर पड़ी। बचपन में वह और दीदी इन्हें कितने शौक से पढ़ती थीं। मैं माँ से ले तो आई थी, पर अब पढ़ने की फुर्सत ही नहीं मिलती। सोचती हूँ इस बार रद्दी में निकाल दूँ। दीदी ने कहा था। नहीं नहीं, मैं ले जाती हूँ। आकाश कहते हैं इस वक्त मुझे अच्छा साहित्य पढ़ना चाहिए। पुस्तकें उलटते पलटते अचानक महिमा की आंखें चमक उठीं। महाराणा प्रताप, लक्ष्मीबाई, पन्नाधाय, यही सब चैप्टर तो उसे पढ़ाने हैं बच्चों को। बच्चों के आते ही महिमा ने मुस्कुराकर उनका स्वागत किया, हालचाल पूछा, फिर उन्हें एक एक कॉमिक पकड़ा दी। इन्हें आपस में बदल बदल कर पढ़ना, उसके बाद मैं तुम्हें कोर्स की किताब से पढ़ाऊंगी। बच्चों को रुचि से रंगीन चित्रकथाएं पढ़ते देख महिमा ने मन ही मन एक और योजना बना ली। धीरे धीरे उसने साइंस ज्योग्राफी के चैप्टर प्रोजेक्टर पर रंगीन चित्रों के माध्यम से कहानी के रूप में समझाने आरंभ कर दिए। कभी टेरेस पर तो कभी गार्डन में क्लास लगा लेती। स्तनपायी, सरीसृप, पक्षी आदि के बारे में जानकारी देने हेतु वह बच्चों को जू भी घुमा लाई। बांध, पनबिजली आदि की जानकारी देने हेतु उन्हें सरदार सरोवर बांध की विजिट करा लाई। किचन में पिज्ज़ा, थाली पीठ बनाना सिखाते हुए उन्हें प्रांतीय व्यंजनों की जानकारी देती। कभी नर्सरी ले जाकर तरह तरह के पौधों का ज्ञान कराती। आकाश देख रहा था, बच्चे उत्साह से सब गतिविधियों में भाग लेते तो महिमा दुगने उत्साह से उन्हें सिखाने की तरकीब खोजने में जुट जाती। यहाँ तक कि घर लौटने के वक्त बच्चों के चेहरे लटक जाते। मैम, घर पर पापा मम्मी की टोका टाकी से खींच होती है, बच्चे शिकायत करते। जीवन में आपको रोकने टोकने वाला कोई है तो उसका एहसान मानिए, क्योंकि जिन बागों में माली नहीं होते वे जल्दी ही उजड़ जाते हैं। शिक्षा तो आप कहीं से भी प्राप्त कर सकते हो, पर संस्कार आपको घर से ही मिलेंगे, महिमा प्यार से समझाती। उस दिन आकाश के संग अस्पताल से बाहर निकलते समय उसने जो दृश्य देखा उसने उसके दिमाग की नसें हिला दी। लोग सड़क पर गिरे व्यक्ति को उठाने की बजाय उसका वीडियो बना रहे थे। आकाश उसे उठाकर अंदर ले गया तो बाहर इंतजार करती महिमा सोचने पर विवश हो गई। यह कैसी पीढ़ी तैयार हो रही है जिसके लिए मानवता का कोई मोल ही नहीं है। गलती शायद हम शिक्षक वर्ग की ही है। बच्चों को नंबर गेम में जुटाकर हमने उन्हें इंसानियत, प्रकृति, व्यावहारिक जीवन सभी से दूर कर दिया है। बच्चे को अगर उपहार न दिया जाए तो वह कुछ ही समय रोएगा, किंतु यदि संस्कार न दिए जाएं तो वह जिंदगी भर रोएगा। अगले दिन से ही उसने कुछ और गतिविधियां अपने अध्यापन कर्म में जोड़ लीं। बच्चों को दूध कैसे दुहा जाता है यह दिखाने ले गई। मिट्टी में खेलना, बिना एसी के पसीने से तरबतर होना, बारिश में भीगना, अलग अलग दालों में भेद करना, घर के कामों में सहयोग करना, बुजुर्गों के पास जाना, उनसे बतियाना, बड़ों से तमीज़ से बात करना, घर के कार्यों में सहयोग करना आदि सब कुछ सिखाने लगी। डॉक्टर, इंजीनियर बनने से कहीं महत्वपूर्ण है बच्चा पहले एक अच्छा इंसान बने। अपनी ज़मीन से जुड़ा एक ग्रास रूटर, क्योंकि ग्रास रूटर सदैव ऊपर ही उठेंगे, जबकि उनसे सर्वथा विपरीत स्वभाव और वर्ग वाले यानी पैराशूटर्स हमेशा नीचे ही आएंगे।
थोड़ा आराम भी कर लिया करो। इस वक्त इतना श्रम तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है, आकाश ने टोका था। फिक्र के लिए धन्यवाद, किंतु जनाब शायद भूल रहे हैं कि डॉक्टर ने कल ही चेकअप करके बताया था कि मैं और बच्चा शारीरिक व मानसिक रूप से बिल्कुल स्वस्थ हैं। वह तो है, नज़र उतारनी पड़ेगी जच्चा बच्चा की। अब घर में कोई बुजुर्ग तो है नहीं, तो यह काम भी मुझे ही करना होगा। दोनों हास परिहास कर ही रहे थे कि दरवाजे पर दस्तक हुई। ट्यूशन पढ़ने वाले बच्चों में से कुछ की माएँ थीं। महिमा जी, यह आजकल आप बच्चों को कैसी पढ़ाई करवा रही हैं? हर वक्त खेलना कूदना घूमना, एक महिला ने शिकायत की। मैंने तो सुना है आप उन्हें बड़ी सी स्क्रीन पर मूवी भी दिखाती हैं, रसोई में कुकिंग भी सिखाती हैं। बच्चे आपके पास पढ़ने आते हैं, हॉबी क्लासेस में नहीं। दूसरी ने तल्खी से कहा, जी मैं उन्हें पढ़ा ही रही हूँ, बस थोड़ा पढ़ाने सिखाने का तरीका बदल दिया है ताकि बच्चे रुचि से सब सीखें। महिमा ने नरमाई से अपना पक्ष रखा। आंधी बारिश में घूमना, मीलों पैदल चलना, यह भी कोई सिखाने का तरीका हुआ? कुम्हार जब घड़ा बनाता है तो बाहर से तेज थपथपाता है और अंदर प्यार से सहलाता है। बच्चों को बाहर से परेशानियां सहना सिखाकर हम शिक्षक उन्हें अंदर से मजबूत बनाते हैं। अपने बच्चे को सुंदर मजबूत इंसान बनाने के लिए इस कुम्हार पर भरोसा रखिए, वह आपके बच्चे को टूटने नहीं देगा। बड़ी बड़ी बातें करके इंसान समझदार नहीं हो जाता, बल्कि समझदार तब होता है जब वो छोटी छोटी बात समझने लगे। बच्चे तो ना समझ हैं, उन्हें तो मज़ा आ रहा है, पर ऐसे हंसते खेलते कूदते पढ़ाई नहीं पिकनिक होती है। मेरी बेटी तो आजकल कहीं चलने को राजी ही नहीं होती कि मुझे महिमा मैडम की क्लास मिस नहीं करनी। ऐसे मनोरंजन के साधन उपलब्ध करवाकर आप बच्चों को बरगला सकती हैं, हमें नहीं। कल को परीक्षा में नंबर कम आए तो कौन जिम्मेदार होगा? बच्चा फेल हो या पास, 90% लाए या 70%, आपको क्या फ़र्क पड़ने वाला है? आप तो अपनी फीस वसूल कर फ्री हो गईं। मैं तो अपनी निशा को निकालकर दूसरी कोचिंग में भेजने वाली हूँ। बहुत हुआ। इस तरह भला कोई बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करता है? महिलाएं महिमा पर हावी होने लगीं तो महिमा के माथे पर पसीने की बूंदें चुहचुहा उठी। अंदर कमरे में सारा वार्तालाप सुन रहे आकाश से अब रहा नहीं गया। वह लॉबी में आ गया। प्यार से उसने महिमा के कंधे थपथपाए। अगर लोग आपकी ईमानदारी पर संदेह करें तो दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि संदेह सोने की शुद्धता पर ही किया जाता है, लोहे की नहीं। तत्पश्चात वह आगंतुक महिलाओं से मुखातिब हुआ। देखिए, अपने बच्चों के भविष्य को लेकर जितनी आप चिंतित हैं उतनी ही महिमा भी है। आखिर उनके परीक्षा परिणाम पर ही तो महिमा की ट्यूशन क्लासेस का चलना न चलना निर्भर करता है। आकाश के पहले ही तर्क से महिलाओं के मुखों पर ताला लग गया था, लेकिन आकाश शांत नहीं हुआ। यदि कोई इंसान प्रगतिशील विचार रखते हुए कुछ नया बेहतर करना चाहे तो उसे प्रोत्साहित करना चाहिए या हतोत्साहित। और फिर बिना परिणाम जाने आप इस तरह किसी पर दोषारोपण कैसे कर सकती हैं? कई बार गुच्छे की आखिरी चाबी से भी ताला खुल जाता है। महिमा को आकाश का इस तरह एकाएक अपने पक्ष में खड़ा हो जाना भला लग रहा था, मानो बीमार को दवा मिल गई हो। किंतु मामला बिगड़ न जाए, इसलिए उसने बीच बचाव कर बात समाप्त करनी चाहिए। यह लोग
शायद मेरा मंतव्य समझ नहीं पाई। मुझे इन्हें पहले बता देना चाहिए था। आखिर अपने बच्चों के भविष्य को लेकर आजकल पेरेंट्स इतने जागरूक हो गए हैं। तुमने मुझे बताया था नहीं ना। आंखें और दिमाग खुली हों तो इंसान सब समझ जाता है। मनचाहा बोलने के लिए अनचाहा सुनने की ताकत रखनी चाहिए। फिर विश्वास भी तो कोई चीज़ होती है। दुनिया का सबसे पवित्र पौधा है विश्वास, जो धरती पर नहीं लोगों के दिलों में उगता है। तुम्हें पढ़ाने में इतनी रुचि लेते मैंने पहले कभी नहीं देखा और न इतने उत्साह से बच्चों को पढ़ते देखा। तुम्हारे स्वास्थ्य को मद्देनज़र रखते हुए मैंने तुम्हें टोका भी, पर तुम्हारी खुशी, तुम्हारा दृढ़ निश्चय, साथ ही बच्चों के सुनहरे भविष्य की बात सोच मुझे अपनी सोच बदलनी पड़ी। अब इस नई डगर पर मैं तुम्हारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने के लिए तैयार हूँ। दुनिया में सबसे कठिन आसन है आश्वासन, सबसे लंबा श्वास है विश्वास और सबसे अच्छा योग है सहयोग। अब से बच्चों की मैथ्स की पेचीदा प्रॉब्लम मैं सॉल्व करवाऊंगा, बहुत ही सरल, सहज, विनोदमय और व्यावहारिक तरीकों से। तेनालीराम की तरह मैंने टीवी पर देखा है। सच में बड़ा मज़ा आएगा। महिमा, मैं इस मुहिम में तुम्हारे साथ हूँ। सच कहूँ तो मैं ऐसा ही कुछ चाह रही थी जिससे मेरे चमन का बचपन भी सुरक्षित रहे और वह अपने अन्य हम उम्र बच्चों से पिछड़े भी नहीं। पड़ोस की संगीता महिमा के पक्ष में आ खड़ी हुई तो अन्य महिलाओं के चेहरे बुझ गए, किंतु महिमा और आकाश के हौसले बुलंद हो गए। इतिहास गवाह है कि नया रास्ता अख्तियार करने वाले को चुनौतियों का सामना करना ही होता है, पर सकारात्मक सोच के साथ किए गए कार्य का परिणाम भी सकारात्मक ही होता है। सही वक्त पर किया गया काम देर से हो सकता है पर गलत नहीं हो सकता। मैं वादा करता हूँ कि जिस बच्चे का परीक्षा परिणाम गिरेगा हम उसकी फीस 100% लौटा देंगे। अब चौंकने की बारी महिमा की थी। आकाश को उस पर उससे भी ज़्यादा भरोसा है। यह जानकर हर्ष के अतिरेक से उसकी आंखें नम हो उठीं। हालांकि बाद में एकांत में उसने इसके लिए आकाश को आड़े हाथों लिया था। इतना बढ़ चढ़कर बोलने की क्या ज़रूरत थी? जिंदगी में थोड़ी बहुत शतरंज खेलनी आना भी ज़रूरी है, वरना सामने वाला मोहरे चल रहा होगा और हम रिश्ते निभाते रह जाएंगे। महिमा प्रभावित थी, साथ ही आश्वस्त भी। जिंदगी में सच्चे और शुभचिंतक लोग सितारों की भांति होते हैं। वे सदैव हमारे आसपास टिमटिमाते रहते हैं, पर हम उन्हें तभी देख पाते हैं जब अंधेरे से घिर जाते हैं। आश्वस्त महिमा ने आकाश के कंधे पर अपना सिर टिका दिया। मेरे पावर बैंक। आकाश चिहुका। जब जीवन नामक स्क्रीन लो बैटरी दिखाने लगे और कोई चार्जर न मिले, तब जो पावर बैंक काम आता है उसे पति कहते हैं। प्रदीप्त मुखमंडल से दोनों एक दूसरे को निहार रहे थे। कहानी के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। यह कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइए।